Welcome to this lecture on gravitation. We have finished the theory of this chapter and now we'll solve the numerical problems for each topic of this gravitation. So let us today start the numerical problems based on Newton's law of gravitation and acceleration due to gravity. Question number 1 reads, two identical copper spheres. We have two identical copper spheres. We have two spheres. They are made up of copper and they are identical. Identical means they have the same mass and same density. Now, of radius r are placed in contact with each other. They are placed in contact with each other. The gravitational attraction means the gravitational force between them is proportional to r square, r raised to power 4, r cube and r. Let us solve this question. How we will solve this question? आप मेरी तरफ देखो. How we will solve this question? हमारे पास दो कॉपर स्फीयर्स है. ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है. They are identical spheres and they are placed in contact with each other. इनको हमने contact में रखा. ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है. इसकी रेडियस जो है वो है r और इसकी भी रेडियस जो है वो है r. क्योंकि दोनों जो है, दोनों स्फीयर्स जो है वो आइडेंटिकल है. सपोज एक स्फीयर की मास m है, दूसरी स्फीयर की भी मास क्या है? m. हमें देखना है जो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसको प्रोपोर्शनल है. हमें यह भी पता है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस. ठीक है ना. मगर यहां इनवर्सली इसने बोला नहीं, इसने बोला इज प्रोपोर्शनल. हमें देखना है डायरेक्टली किसको वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. देखो बच्चों, यहां हम सपोज करेंगे कि दोनों स्फीयर्स की जो मासेस है वो कंसंट्रेट है. वो कहां पर है? इसके सेंटर पे. स्फीयर के कहां पर? सेंटर पे. तो इन दो सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो है डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस. वो कितनी डिस्टेंस होगी? r प्लस r. वो कितना होगा? 2r. ठीक है ना. तो हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स F है बिटवीन दीज टू बॉडीज. एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यहां पर जो हमारा m1 है वो क्या है? m. जो हमारा m2 है वो क्या है? m. तो ये बनेगा F इज इक्वल टू G m डिवाइडेड बाय जो हमारा r है वो है कैपिटल, वो है 2 कैपिटल R स्क्वायर. क्योंकि यहां से यहां तक रेडियस है r और यहां से यहां तक रेडियस है r. ये इसका सेंटर O है, ये इसका सेंटर O डैश. चलिए आगे. ये होगा F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर. हमें पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर को, लेकिन हमें डायरेक्टली बोला है डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल होगा. सपोज इस स्फीयर की भी डेंसिटी रो है, इस स्फीयर की भी डेंसिटी क्या है? रो. ठीक है ना. क्योंकि दोनों स्फीयर जो है वो आइडेंटिकल है बेटा. हम लिखेंगे मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. हमें पता है डेंसिटी जो होता है रो वो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. रो होगा बराबर, हम एक स्फीयर लेंगे उसका मास m है तो उस स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब. एक स्फीयर ले लो क्योंकि दोनों की डेंसिटी बराबर है. ये जो m है वो एक की भी मास है, दूसरे की भी मास है. हम m का वैल्यू निकालेंगे. m का वैल्यू यहां से निकालो. m निकलेगा आपको रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब. उठाओ m का वैल्यू और इस इक्वेशन में दे दो.
m का वैल्यू यहां से उठाओ और इस इक्वेशन में दे दो। ये क्या बनेगा? f इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इंटू m स्क्वायर है। m किसके बराबर है बच्चों? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब होल स्क्वायर। शाबाश। ये बनेगा आपका f इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर इंटू रो स्क्वायर इंटू 4 4 हो गया 16, 3 3 हो गया 9 पाई स्क्वायर r रेज़्ड टू पावर 6। देखो इस r स्क्वायर से इसके 2 कट गए तो वहां 4 रहा। क्या रहा? 4। यहां देखो g कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, 16 कांस्टेंट, 9 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट। इसका मतलब है जो आपका f है ये निकला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़्ड टू पावर 4। जो इन दो स्फीयर्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला r रेज़्ड टू पावर 4। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर, मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला किसको? r raised to power 4 when these two spheres have equal mass and they are placed in contact with each other। चलिए बच्चों आगे जाते हैं। यहां देखो इसी पे कर दूंगा मैं ये। if the distance between two masses is doubled, हमारे पास दो masses है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मैंने डबल किया, then the gravitational attraction between them is doubled, becomes 4 times, is reduced to half, is reduced to quarter। मेरे पास दो बॉडीज हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या किया? डबल। देखो सपोज यहां पर मेरे पास एक बॉडी है, इसका मास है m1, यहां पर दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2। सपोज उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। हमें पता है जो इन दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स F होता है बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहां पर मैंने जो दो बॉडीज के मासेस है उनके साथ छेड़खानी नहीं की है। मैंने क्या काम किया है? मैंने खाली एक काम किया, जो इन दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस है उसको मैंने क्या किया? डबल किया। यानी मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा जो F है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहां लिखो पहले F क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यहां देखो सपोज ये जो डिस्टेंस है ये मैं r1 लूंगा। कितना लूंगा? जब ये डिस्टेंस r1 है, सपोज इस वक्त जो फोर्स है बिटवीन दीज टू मासेस दैट इज F1। क्या है? F1। ठीक है, क्या है? F1। तो एज पर दिस रिलेशन आपका F1 जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, और आपका F1 होगा, मैं ऐसे लिखूंगा K है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, K डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कोई फर्क? प्रोपोर्शनलिटी कन्वर्ट मैंने किसमें किया? इक्वलिटी में। ये होगा K डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, नहीं r1 स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस कितनी ले ली है इधर? r1। अब मैं मुझे बॉडीज यही रखने हैं, सेम बॉडीज। ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये m1 है, ये m2 है। अब मैंने इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डबल कर दी। अभी कितनी थी? r1। अब मैंने कितनी की? जो इनके दरमियान नई डिस्टेंस है वो है ट्वाइस r1। उसको मैं रखूंगा नाम r2, या सीधे वो है ट्वाइस r1, वो है ट्वाइस r1। ठीक है, इस वक्त जो फोर्स है उस फोर्स को मैं क्या लिखूंगा? F2। क्या लिखूंगा? देखो अब मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी जो है वो डबल कर दी। पहले तो r1 थी, अब मैंने क्या ले ली? ट्वाइस r1। अब मुझे देखना फोर्स कितना निकलेगा। देखो F2 जो होगा वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय 2r1 होल स्क्वायर, जो कि पहले डिस्टेंस थी r1। F is proportional to 1 by inversely proportional to r square, तो ये F1 is inversely proportional to r1 square। अब r1 के बदले क्या है? twice r1। तो मैं ऐसे लिखूंगा F2 is inversely proportional to 4 times r1 square। मैं ऐसे लिखूंगा F2 is equal to K
डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स r1 स्क्वायर। k है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मुझे क्या निकालना है? F2। F1 तो पता है, मुझे F2 निकालना है। मैं डिवाइड करूंगा F2 को किससे डिवाइड करूंगा? F1 से। तो डिवाइड करो, आपको क्या आएगा? आपको आएगा F2 डिवाइडेड बाय F1 इज इक्वल टू, F2 का वैल्यू लिखो, K डिवाइडेड बाय शाबाश 4 टाइम्स R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका लिखो K डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। उल्टा पलट हो जाएगा, ये बनेगा F2 बाय F1 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स R1 स्क्वायर इनटू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K कैंसल, R1 स्क्वायर कैंसल। आपको निकला F2 बाय F1 इज इक्वल टू 1 बाय 4। आपको F2 निकला F1 बाय 4। F1 बाय 4 यानी जो फोर्स F1 था जब आपने डिस्टेंस डबल की, जो ये फोर्स F1 था ये रिड्यूस हुआ कवाटर टाइम्स, है ना, ये रिड्यूस हुआ टू कवाटर, यानी 1 by 4 टाइम्स ये रिड्यूस हुआ। फोर्स जो है इट बिकम्स 1 by 4 टाइम्स ऑफ F1। कवाटर 1 by 4 टाइम्स ऑफ F1, इट रिड्यूस टू 1 by 4 टाइम्स ऑफ F1। बात समझाई? सिंपल। आपको जब मास सेम होगी, डिस्टेंस चेंज होती होगी, तो आपको ये रिलेशन लगानी है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। F1 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर। क्रॉस प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, ये होगा F1 इज इक्वल टू K by R1 स्क्वायर। इसी तरह F2 निकाला, उसके बाद में आपने यहाँ F2 का वैल्यू निकला, F2 निकला F1 by 4। मींस जो F2 है इट बिकम्स 1 by 4 टाइम्स लेस देन F1। बात समझ आई बच्चा? दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको फिर से याद दिलवाऊंगा। अगर ये बॉडी है, इसका मास है m1, यहां पर दूसरी बॉडी है, इसका मास है m2, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है r, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकलता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आपको मैंने बोला है जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। जो एक मीडियम है, इस मीडियम पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। सपोज यहां पर आयर है, फोर्स कितना निकला? F। सपोज आयर हटाएंगे, यहां पर हम वाटर रखेंगे, तो उस वक्त भी फोर्स कितना निकलेगा? F। क्योंकि जो एक्सल जो ये G है, दिस G is a universal constant. It doesn't depend upon the nature of the medium between the two bodies. यानी पहले आयर है इन दो बॉडीज के दरमियान, फोर्स कितना निकला? F। सपोज अब आयर को हम रिप्लेस करेंगे वाटर से, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फोर्स कितना रहेगा? F पे। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद आएगा। 2 स्फीयर्स, एक स्फीयर का मास है स्मॉल m, दूसरे स्फीयर का मास है कैपिटल M, आर सिचुएटेड इन आयर। हमारे पास 2 स्फीयर्स है, वो किस में बेटा? आयर में। यानी उन स्फीयर्स के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है? आयर। मीडियम क्या है? आयर। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। इनके दरमियान क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? F। द स्पेस अराउंड द मासेस, यानी ये जगह स्पेस अराउंड द मासेस is now filled with a liquid with specific gravity 3. The gravitational force will be now. Gravitational force कितना होगा? शाबाश, अभी बताया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। मैंने अभी बताया आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अभी यहां पर क्या था? आयर। फोर्स कितना था? F। अब आयर को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया? लिक्विड से। जब लिक्विड रखा इसमें, इसका मतलब है इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फोर्स जो है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, तो इसका फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा। 2 particles of equal mass, very beautiful question. 2 particles of equal mass, they क्या कर रहे हैं? यहां पर 2 particles of equal mass go round a circle. हमारे पास 2 particles है, वो सर्कल में घूमते हैं, लेकिन उनका मास क्या है? सेम। ऑफ रेडियस r, सर्कल की रेडियस क्या है? अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। 2 पार्टिकल्स जो है वो सर्कल में घूमते हैं ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज
आपको हर एक पार्टिकल क्या बतानी है, स्पीड, यानी एक की भी स्पीड बता, दूसरी की वो स्पीड सेम होगी क्योंकि उनका मास भी सेम है, तो आपको स्पीड निकालनी है। देखो मैं क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहां ये सर्कल है, यहां देखो यहीं पर सालों करेंगे आपको। ये सर्कल है, इस सर्कल में मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं। यहां पर एक पार्टिकल है, इसका मास m है और ये इसका रेडियस है r सर्कल का, और यहां पर मेरे पास दूसरा पार्टिकल है, उसका मास भी m है। बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन अ सर्कल। जब ये सर्कल में मूव करेंगे, इन पार्टिकल्स को किसकी जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, ठीक है ना। इन पार्टिकल्स को किसकी जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन फोर्स देगा मुझे, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। याद देखो, जब ये पार्टिकल्स, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, जब ये पार्टिकल्स किस में मूव करेंगे, शाबाश, सर्कल में, इनको किसकी जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें पता है यहां पर जो ग्रेविटेशन में जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc होगा वो होगा F। व्हाट इज दैट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है वो होता है mv² डिवाइडेड बाय r, ठीक है, mv² डिवाइडेड बाय r। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो एक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, लिहाजा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल को परपेंडिकुलर होता है, लिहाजा वो उस पार्टिकल को घुमाएगा किसमें, सर्कल में, यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो ये Fc और F बराबर है, Fc किसके बराबर है, mv² बाय r इज इक्वल टू F किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स G m1, m1 के बदले क्या है m, m2 के बदले क्या है m ही और m ही, है ना, डिवाइडेड बाय इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के दरमियान क्या है डिस्टेंस, r प्लस r, वो कितना हो गया 2r²। ये m और ये m खत्म, ये बन गया v² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू G m डिवाइडेड बाय 4r²। इस r से ये एक r खत्म, ठीक है, तो निकालो भाई, ये निकला आपको v² इज इक्वल टू G m डिवाइडेड बाय 4r। तो v निकालो, v हो गया √G m डिवाइडेड बाय 4r। अब ये 4 जो है ये रूट में बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ 2, ठीक है ना, ये बनेगा v इज इक्वल टू 1/2, 4 बाहर निकला, ये बनेगा 2² रूट कैंसिल, 2 बाहर आया, ये बना 1/2 √, शाबाश, Gm डिवाइडेड बाय r। यानी आपका ये ऑप्शन सीधे ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, v इज इक्वल टू 1/2 √Gm बाय r। यहां पर आपने क्या बोला कि दोनों पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहे हैं, उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी mv² बाय r जो होगा वो होगा Gmm डिवाइडेड बाय 2r²। m और कैंसिल, आपने v² निकाला, बाद में आपने v निकाला, 4 जो है वो बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ 2, तो यू गेट द आंसर। दिस क्वेश्चन नंबर 5 रीड्स द अर्थ मास, दिया गया है मास ऑफ अर्थ, कितना दिया गया है 6 × 10⁻24 kg, revolves around the sun with an angular velocity 2 × 10⁻⁻7 radians per second in a circular orbit of radius 1.5 × 10⁸ kilometers। ये देखो, ये आपका अर्थ है, ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इसका मैं रेडियस r रखूंगा, सन का मास कैपिटल M लूंगा मैं, ठीक है ना, प्लेनेट का मास जो है वो मैं स्मॉल m लूंगा। यहां पर आपको कहता है द अर्थ मास कितना, शाबाश शाबाश, कितना है, शाबाश, अर्थ का मास जो है वो m लूंगा मैं, वो है 6 × 10⁻4 kg, ठीक है ना, 6 × 10⁻24 kg, यानी आपको मास ऑफ अर्थ दिया गया है वो है 6 × 10⁻24 kg, revolves around the sun with an angular velocity, ठीक है ना, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है, ओमेगा वो किसके बराबर है 2 × 10⁻⁻7 रेडियंस पर सेकंड,
जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो दी गई है 2 × 10⁻⁻7 रेडियंस पर सेकंड। इसी एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ घूम रहा है किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द। आपको इन सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस आपने r ले ली, लेकिन यहां सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस दी गई है, ये r है बराबर 1.5 × 10⁸ 8 किलोमीटर्स। किलो जो होता है k वो होता है 10⁻3, तो ये होगा 1.5 × 10⁸ 8 × 10⁻3 मीटर्स। क्योंकि ऊपर SI सिस्टम्स है तो नीचे भी हमें SI में लेना है डिस्टेंस, तो ये है 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। तो बच्चों यहां पर आपको क्या निकालना है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन इज, वो फोर्स जो ये सन किस पे एक्सर्ट करेगा? अर्थ पे। नो डाउट दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लेनेट को कौन सा फोर्स देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। यानी जो फोर्स सन किस पे एक्सर्ट करेगा? अर्थ पे, इस अर्थ पे, दैट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना। सीधे देयरफॉर F जो है वो क्या है? शाबाश, F लेंगे हम, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लेनेट। F जो है वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लेनेट। वो F जो होगा वो होगा जो अर्थ को क्या है? अर्थ को क्या फोर्स लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो होगा mv² डिवाइडेड बाय r। mv² डिवाइडेड बाय r, व्हाट इज mv² डिवाइडेड बाय r? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे आपका अर्थ जो है वो घूमेगा किसके इर्द गिर्द? सन के इर्द गिर्द, एंड दैट फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लेनेट। यहां पर हमें v नहीं दिया गया है, यहां पर हमें ओमेगा दिया गया है, ठीक है ना। हमें v और ओमेगा के दरमियान रिलेशन पता है, हमें पता है v होता है बराबर r ओमेगा, ठीक है। तो ये F होगा बराबर m डिवाइडेड बाय r इनटू आपका v जो होता है वो होता है r ओमेगा, लेकिन यहां स्क्वायर है तो यह है r ओमेगा स्क्वायर। तो ये बनेगा F इज इक्वल टू m बाय r इनटू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक r से एक r कैंसल, तो आपका ये जो एक फोर्स है ये फोर्स आपका निकला F इज इक्वल टू m शाबाश r ओमेगा स्क्वायर। अब तीनों वैल्यू दिए गए हैं, m भी दिया गया है, ओमेगा भी दिया गया है, r भी दिया गया है, ठीक है ना। आपने v को कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, v होता बराबर किसके? r ओमेगा, तो ये क्या बन गया? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक r कैंसिल, तो f जो है वो बना गया m r ओमेगा स्क्वायर। m का वैल्यू दे दो तो ये f बन जाएगा आपके लिए f इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 इंटू r जो आपका है दैट इज 1.5 × 10⁻11 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का वैल्यू क्या है शाबाश? 2 × 10⁻⁻7 होल स्क्वायर न्यूटन्स। क्योंकि आपका फोर्स है, फोर्स जो न्यूटन में आता है, तो आपका F आएगा यहां पर देखो, यह हो गया 6 × 1.5 × 10⁻24, ये 6 है, इंटू 1.5 × 10⁻24 इंटू 10⁻11 इंटू ये बनेगा 2 2s are 4, ये हो गया 2 2s are 4 इंटू 10⁻⁻14। चूंकि स्क्वायर है, 7 को भी स्क्वायर है, 7 को भी स्क्वायर है, 2 को भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, 7 का स्क्वायर 14 है। यहां देखो ये हो गया 15 × 6 हो गया 9, 15 × 6 15 6 हो गया 90, लेकिन ये है 15/10, 0 0 कैंसल, वो कितना होगा? 9 9 4 कितना आएगा? 9, देखो 6 × 1.5 दैट इज 9, क्योंकि ये 90 है, 90 डिवाइड बाय 10, 0 और 0 कैंसल, वो 9 रहा, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो दैट इज 36 इंटू 10⁻24 प्लस 11 हो गया 35, 35 में 14 घटाओ दैट विल गिव -21 न्यूटन। वो होगा F इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻ प्लस 21 न्यूटन, माइनस नहीं, क्योंकि है 35 माइनस 14 है ना, वो हो गया 21 न्यूटन। तो आपका डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी करेक्ट। आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r, हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, बोथ का रेडियस क्या, दोनों का रेडियस क्या है? r are made up of same material and kept at a distance d apart, ठीक है ना। यहां पर आपका एक स्फीयर है, इसकी रेडियस जो है वो है r, और यहां पर दूसरा स्फीयर है, इसकी भी रेडियस r है, दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल
इनका जो मास है वो भी सेम है, आइडेंटिकल है, डेंसिटी जो है वो भी सेम है, और इनके दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d, आर प्लेस्ड or kept at distance d apart, then the gravitational force between them is proportional to d raised to power minus 2, d raised to power 2, d raised to power 4, d raised to power minus 4. तो आपको पता है जो इनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा d स्क्वायर, ठीक है ना, d स्क्वायर, d को ऊपर लाओ, that will be proportional to what शाबाश, that will be proportional to d raised to power minus 2. Gravitational force जो है वो inversely proportional to square of the distance between them. What is distance? What is distance? d. तो ये होगा f is inversely proportional to d square. ठीक है ना, d तो ऊपर लाओ तो f is equal to directly proportional to d raised to power minus 2. This completes this numerical. बहुत important question है, very beautiful question and very important question. Mass m is divided into two parts. हमारे पास एक मास m है, इसको मैंने दो टुकड़े किए। क्या किए हैं? दो टुकड़े। एक टुकड़े का मास कितना है? x टाइम्स m। दूसरे टुकड़े का मास कितना है? 1 माइनस x टाइम्स m। फॉर ए गिवन सेपरेशन, इनके ये आपस में मैंने दूर रखे, इनके पास जो सेपरेशन है वो मैंने कांस्टेंट रखी। फॉर ए गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ दिस x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन between the two pieces becomes maximum is, देखो जो मास है, इस मास के मैंने दो टुकड़े किए, यहां पर रखी मैंने एक मास, वो है एक टुकड़े की मास, वो है x टाइम्स m, ठीक है। यहां पर मैंने रखी दूसरी मास, वो है 1 माइनस शाबाश 1 माइनस x टाइम्स m, ठीक है, 1 माइनस x टाइम्स m, ठीक है। सपोज इनके दरमियान जो डिस्टेंस है r, क्या है डिस्टेंस r, सपोज इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है F, क्या है F। मुझे वैल्यू ऑफ x निकालना है, जिस वैल्यू ऑफ x पे ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम होगा। कह रहा फॉर ए गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पीसेस इज मैक्सिमम, यानी मुझे x का वैल्यू बताना है जिस x के वैल्यू पे इन दो पार्ट्स के दरमियान जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होगा? मैक्सिमम। ये क्या होगा? मैक्सिमम। देखो पहले मैं ये फोर्स निकालूंगा एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फोर्स जो होगा ये होगा G m1 व्हाट इज m1 शाबाश, ये होगा xm into m2, what is m2? 1 minus x into m divided by r square, divided by इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो है r divided by r square, ठीक है, ठीक है। यहां पर मेरा g कांस्टेंट है, मेरा r कांस्टेंट है क्योंकि सेपरेशन गिवन सेपरेशन, ठीक है ना। मेरा वेरिएबल जो है वो है x, ठीक है ना। मैं यहां ऐसे लिखूंगा, फिर जो g है वो कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट है, मैं ऐसे लिखूंगा जो f जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू xm into 1 minus x into m, ठीक है, xm into 1 minus x into m, ठीक है। m into m कितना हो गया? m स्क्वायर। इसका मतलब है जो f होगा ये होगा प्रोपोर्शनल टू xm स्क्वायर into 1 minus x, xm स्क्वायर into 1 minus x, xm स्क्वायर into 1 minus x। इस x से मल्टीप्लाई करो, शाबाश, ये बनेगा आपका f इज प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, क्या बनेगा शाबाश, xm स्क्वायर into 1 हो गया xm स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस टाइम्स x into x है x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। नाउ आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ये फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब डेरिवेटिव ऑफ दिस फोर्स विद रेस्पेक्ट टू x 0 होगा, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे F will be maximum, ये तो आपको पता है मैथमेटिक्स में, F will be maximum if शाबाश dF by dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रेस्पेक्ट टू x किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ये फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब डिफरेंशिएशन ऑफ F विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0, ठीक है। अब हम f का वैल्यू देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f का वैल्यू किसके बराबर है? xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर m। तो अब आप ऐसे लिखेंगे, ये बनेगा d by dx ऑफ
f का वैल्यू दे दो, किसके बराबर है? शाबाश, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि f का वैल्यू मैंने दिया। अब डिफरेंशियल का वैल्यू अलग अलग दे दो, अलग अलग डिफरेंशियल का वैल्यू दे दो। ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ शाबाश एक्स एम स्क्वायर शाबाश माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है। एम स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। ये बनेगा एम स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ, इस एक्स को मैं लिखूंगा एक्स रेज टू पावर वन, एक्स रेज टू पावर वन, इस एक्स का कोई पावर नहीं, मैं लिखा एक्स रेज पावर वन, माइनस यहां भी एम स्क्वायर बाहर आएगा, ये हो गया एम स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको पता है एक्स रेज टू पावर वन की डिफरेंशिएशन क्या है? वन एक्स रेज टू पावर वन माइनस वन, ये बनेगा एम स्क्वायर। अब एक्स रेज पावर वन का डिफरेंशिएशन करो शाबाश, ये है वन इंटू एक्स रेज टू पावर वन माइनस वन, ठीक है ना, माइनस शाबाश माइनस एम स्क्वायर शाबाश, ये है एक्स रेज पावर टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा शाबाश? टू एक्स रेज टू पावर टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये बनेगा एक्स रेज पावर वन माइनस वन हो गया जीरो, ये बनेगा एक्स रेज पावर जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज वन। तो यहां आपको निकलेगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू टू एक्स, यहां पर निकलेगा एम स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर जीरो, एनीथिंग रेज पावर जीरो इज वन। तो यहां एम स्क्वायर ही आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर कॉमन निकालो, निकालो एम स्क्वायर कॉमन, तो जब आप एम स्क्वायर कॉमन निकालोगे ये बनेगा एम स्क्वायर इंटू वन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर जो है दैट कांट बी जीरो, मास ऑफ द बॉडी कांट बी जीरो हियर। तो आपको क्या होगा? दिस एम्प्लाइज वन माइनस टू एक्स जो होगा वो होगा जीरो। वन माइनस टू एक्स किसके बराबर है? जीरो के बराबर। दिस एम्प्लाइज माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस वन गोज, दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। इसका मतलब है फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू पार्ट्स विल बी मैक्सिमम। पहले आपने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, उसके बाद आपने उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो डिफरेंशियल जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन।